ठीक, तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट का डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए जब हम टाइट्रेशन की बात कर रहे हो। तो टाइट्रेशन के अंदर जब पोटेंशियोमीटर या पीएच मीटर को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। अब इक्विवेलेंस पॉइंट बेसिकली क्या है, अगर हम एक सिंगल रिएक्शन को कंसीडर करें लाइक दिस वन, क्या हो रहा है, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है, हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास क्या होगा, जिस वक्त हमारे पास HCl ने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मोल रेशियो क्या है, स्टिशियोमेट्री दोनों की क्या है, 1:1 की है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी कितनी बनेगी, 1 मोल सोडियम क्लोराइड जनरेट होगा और 1 मोल वाटर जनरेट होगा। अगर हमारे पास हम HCl की कंसंट्रेशन मालूम करना चाह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, तो जो HCl हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट किया। जब तमाम का तमाम HCl कंज्यूम हो गया, दैट इज न्यूट्रलाइज हो गया बाय द रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। जब हम यूजुअली विजुअल टाइट्रेशन इस इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं लाइक फिनोल्फथलीन या कोई और इंडिकेटर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिनोल्फथलीन बेसिकली क्या है, फिनोल्फथलीन खुद भी एक वीक एसिड है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl वो एज अ एसिड रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब HCl सिस्टम में खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास आ गया। अब जब हम उसके अंदर मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्सिस वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसने HCl को न्यूट्रलाइज नहीं करना, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, फिनोल्फथलीन के साथ, और फिनोल्फथलीन को कन्वर्ट करता है, फिनोल्फथलीन को न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज फॉर्म के अंदर फिनोल्फथलीन का जो कलर है हमारे पास वो पिंक कलर शो कर रहा होता है, ठीक है। जब वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वो पिंक कलर शो हो जाता है, और उस पिंक कलर से हमें पता चल जाता है कि हाँ इस अब HCl खत्म हो चुका, दैट इज एंड पॉइंट, कि अब हम टाइट्रेशन को एंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इंस्ट्रूमेंट के तरीके से काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें इक्विवेलेंस पॉइंट भी मिल सकता है कि जहाँ पर HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल क्वांटिटी के अंदर इक्वल स्टिशियोमेट्री के रिस्पेक्ट से वो वहाँ पे उसके अंदर सिस्टम में एड अप हो चुके हैं और न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। हमने उतनी ही क्वांटिटी के अंदर टाइट्रेंट ऐड किया, या टाइट्रेंट कहते हैं जो कि हम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। और टाइट्रेंट बी से हम कह रहे होते हैं यूजुअली टाइट्रेट, हम जो कह रहे होते हैं टाइट्रेंट जो हम कह रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, जो हमने एज अ बीकर के अंदर या कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लिया हुआ होता है। सो इक्वल क्वांटिटी के अंदर अगर हमारे पास दोनों रिएजेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट है। और एंड पॉइंट हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आता है। यहाँ पे आपने मजीद एक्सिस के अंदर कुछ ऐड किया, उस एक्सिस के बाद हमारे पास इक्वल एंड पॉइंट आएगा। तो जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन में भी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है हम एंड पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल टाइट्रेशन के अंदर। अगर हम इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे हमारी कोशिश होती है कि हम इक्विवेलेंस पॉइंट निकालें एज कम्पेयर टू एंड पॉइंट, ठीक है। तो हमारी अगर हम कंपेयर करें तो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए जो टाइट्रेशन कर रहे हैं वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू हमारी नॉर्मल क्लासिकल मेथड ऑफ द टाइट्रेशन। इंडिकेटर के बारे में आपको बता चुके, इंडिकेटर क्या हो रहा होता है। अब इंडिकेटर हमारा जरूरी नहीं कोई केमिकल ही हो, लाइक फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज टाइप, ये इंडिकेटर केमिकल भी हो सकते हैं, इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। इंडिकेटर क्या काम क्या है कि वो इंडिकेट कर रहा है, हमें बता रहा है कि इस वक्त टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, इस वक्त रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका, प्रोसेस हो चुका, वो इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो हम फिनोक्सिलिन डाल देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस वक्त एसिड कंज्यूम हो चुका, सारा का सारा एसिड कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद ही फिनोक्सिलिन रिएक्ट कर सकता है। इसी तरीके से हम डिफरेंट इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, EBT इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। सो वो इंडिकेटर्स आफ्टर द एनालाइट रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इंडिकेटर अगर हम इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करें तो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा होता है, वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी को मेजर कर रहा होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को मुझे नहीं लगता मुझे डिफाइन करने की जरूरत है, यू ऑल नो इट वेरी वेल कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, कि जिसके अंदर हमारे पास एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हम अगर पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें तो पीएच इलेक्ट्रोड के बारे में हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि पीएच इलेक्ट्रोड क्या है, पीएच इलेक्ट्रोड का प्रिंसिपल क्या है। पीएच इलेक्ट्रोड बेस कर रहा है किसके ऊपर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर, कि कितने हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी वहां पे मौजूद है। वो क्या करते हैं, वो हमारे पीएच इलेक्ट्रोड ग्लास इलेक्ट्रोड की मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट होते हैं
इनसाइड ऑफ द पीएच इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास पीएच इलेक्ट्रोड के अंदर भी H पॉजिटिव आयन कुछ मौजूद होते हैं जो मेम्ब्रेन जो ग्लास मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे बाउंड्री पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है। वो पोटेंशियल जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट हमें बता रहा होता है और उसके रिस्पेक्ट से वो मेजर करके इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन के अकॉर्डिंग वो हमें फिर क्या शो कर रहा होता है, एट द एंड पीएच शो कर रहा होता है। पीएच लो है इसका मतलब है पीएच 7 से लो है, दैट इज कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई है। पीएच 7 से अबव है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हाई है। पीएच 7 है इसका मतलब है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी के अंदर हैं, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी 1 एक्सपोनेंट -7। ये हम वाटर की उसके अंदर कंसीडर कर चुके कि पीएच स्केल हमारे पास 14 होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास वाटर का जो डिसोसिएशन हो रही है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के जनरेट कर रहा होता है, ऑटोप्रोटोलिसिस हो रही है वाटर की, उसका जो कांस्टेंट है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -14। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन तो आप लोगों को पता है। तो जब दोनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं तो इस वक्त pH 7 होती है। ठीक है, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1 एक्सपोनेंट -14 Kw 1 एक्सपोनेंट -14, तो दोनों इक्वल होंगे तो 1 एक्सपोनेंट -7। अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमने लेट सपोज हमने क्या लिया, हमारे सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद है, एसिड सॉल्यूशन हमने ले लिया। एसिड सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, HCl हमारे पास जो है हमारे बीकर के अंदर मौजूद है। अब क्या होगा, अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा H पॉजिटिव की वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाई है, पीएच हमारे पास क्या शो कर रहा है, पीएच लो शो हो रही है। अब जब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एसिड की हम सॉल्यूशन में ब्यूरिट के जरिए से क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं। अब अगर हमने लेट सपोज 20 ml H पॉजिटिव HCl लिया था, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी मौजूद होगी हमारे H पॉजिटिव आयन की, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे ऐड कर रहे होते हैं 1 ml या 2 ml करके ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमने 1 ml ऐड किया, सो 1 ml ने क्या किया होगा, अगर दोनों की सेम कंसंट्रेशन है तो 1 ml ने रिएक्ट कर लिया, बाकी 19 ml हमारे पास HCl 19 ml HCl हमारे पास रिमेनिंग रहा। ठीक है, उसने रिएक्ट नहीं किया। अब 1 ml ऐड करने से क्या हुआ है, डाइल्यूशन भी हुई है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम भी हो गई है क्योंकि कुछ क्वांटिटी HCl की रिएक्ट हो गई किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसने सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बना लिया। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमने ऐड किया था वो सारा खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया, लेकिन HCl हमारे पास कुछ क्वांटिटी उसकी रिमेनिंग रह गई, उसने अनरिएक्टेड है, तो अभी भी हमारे पास पीएच जो होगी एसिडिक ही होगी। इसी तरीके से हम एड अप करते जाते हैं, जैसे जैसे HCl रिएक्ट करता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास पीएच क्या हो जाएगी, पीएच हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही होगी। फिर जब एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों की क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। H पॉजिटिव की हाई कंसंट्रेशन की वजह से पीएच हमारे पास क्या आ रही थी, लो आ रही थी। जब दोनों एक की क्वांटिटी खत्म हो गई, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, दैट इज इट इज एन इक्विवेलेंस पॉइंट। और इक्विवेलेंस पॉइंट दैट इज न्यूट्रल वाटर या न्यूट्रल सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का अगर हम सोल्यूशन लें, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, रिएक्टेंट खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हमारे सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, एंड प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मौजूद है। दैट इज इसकी पीएच, सोडियम क्लोराइड की पीएच क्या होती है, न्यूट्रल है, 7 होती है। इनिशियली हमारे पास पीएच लो आ रही थी, पीएच 1 2 3 4 की रेंज के अंदर हमारे पास आ रही होती है HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। एकदम से हमारे पास पीएच क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी 7 तक। इसके बाद मजीद हम 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, मजीद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा जिनके साथ रिएक्ट करने के लिए कोई और आयन हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई और H पॉजिटिव मौजूद नहीं है जो कि न्यूट्रलाइज कर सके OH आयन को। ऐसी कंडीशन में पीएच एकदम से हमारे पास क्या हो जाती है, हाई चली जाती है। पीएच कहाँ पहुंचेगी, पीएच 10 12 इस तरीके से पहुंचेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो हाइड्रोक्साइड था उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी। तो इनिशियली हमारी पीएच लो से स्टार्ट हुई, वो हम मेजर करते गए, पीएच हमारे पास क्या हुई, पीएच 7 पे आई जब हमारे पास बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गई। जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुई, ये पॉइंट हमारा बेसिकली क्या है, ये पॉइंट हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है। और जब हम नॉर्मल टाइट्रेशन कर रहे होते हैं इंडिकेटर को, उस वक्त जो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा होता है, हमारे पास वो एक्सिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एड अप हो चुका होता है, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आता है। इक्विवेलेंस पॉइंट ये है, ठीक है, और एंड पॉइंट ये है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा क्या कर रहा है, क्लासिकल मेथड के अंदर ये हमारे पास एरर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है,
तो इसीलिए क्लासिकल मेथड इतना एरर प्रोड्यूस नहीं करता। अगर हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन रखें, दैट इज हमारा जो टाइट्रेट जो हम यूरिट से ऐड कर रहे हैं वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो वहाँ पर हमारे पास एक्सेस बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी नहीं होती, तो एरर जो आता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर नहीं आता, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें, लाइक 1 मोलर के सॉल्यूशन से आप कहेंगे टाइट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर एरर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट, अब पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन हमारे पास कितनी तरह की हो सकती है? हमें पता है एसिड या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या एसिड हमारे पास वीक एसिड होता है। इसी तरीके से बेस हमारे पास या तो स्ट्रॉन्ग होती है या बेस हमारे पास वीक होती है। सो हम डिफरेंट टाइट्रेशन को इस्तेमाल यूज कर सकते हैं अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान में हम टाइट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। अब दो कंडीशन पॉसिबल हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर दफा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही ब्यूरेट के अंदर लें, वी कैन टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द बीकर एज वेल। ठीक है, सो अगर हमने बीकर में क्या लिया है, बीकर में अगर हमने HCl लिया है, प्रोटॉन लिए, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को बीकर में लिया और स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को हम ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास टाइट्रेशन का कर्व होगा वो किस तरीके का आएगा, इस तरीके का आएगा। इसमें क्या हुआ, इनिशियली एसिड मौजूद था, एसिड की पीएच 7 से लो होती है, लोअर पीएच से स्टार्ट होता है, ठीक है, 2 से भी लोअर हमारे पास आ रही है, एंड देन हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेस ऐड करते जा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जा रहे हैं, तो पीएच थोड़ी सी हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच हमारे पास कितनी हो गई, पीएच हमारे पास 7 के इक्वल हो गई, एंड आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास पीएच बहुत ज्यादा हाई चली गई, दैट इज अबव 12 चली गई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो हाई पीएच शो कर रही होती है। अगर हमने अपने बीकर के अंदर, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा जो उससे हम टाइट्रेशन करना चाह रहे हैं वो हमारे पास बेस है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमारे पास बेस है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो सेकंड ग्राफ आपको शो हो रहा है, ये वाला ग्राफ हमारे पास आएगा। कर्सर कहाँ चला गया, सेकंड ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, पीएच हमारे पास 7 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 7 के अबव से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोक्साइड मौजूद है सिस्टम के अंदर। अब वो हाइड्रोक्साइड क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइड स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ मौजूद था, हम HCl ऐड करते जा रहे हैं, HCl ऐड करने से क्या होगा, हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे पास कम होती जाएगी, और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कम होने से हमारे पास पीएच थोड़ी बहुत स्मॉल ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होगी। फिर जब तमाम का तमाम सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगेन इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास पीएच 7 पर आएगा। अब पीएच हमारे पास क्या हो रही है, पहले हाई पीएच आ रही थी हाइड्रोक्साइड की वजह से, अब पीएच हमारे पास कम हो गई, 7 हो गई, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो गई। इसके बाद मजीद एसिड ऐड करेंगे तो पीएच हमारे पास अगेन क्या हो जाएगी, लो चली जाएगी। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो हमारे पास ये दो तरह के कर्व हमारे पास आ सकते हैं। ए में हमारे पास क्या है, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को बीकर में लिया है, उसको अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की जा रही है। सेकंड के अंदर हमने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग बेस को इन द बीकर लिया है और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास ऐड किया जा रहा है, तो हमारे पास टाइट्रेशन ग्राफ डिफरेंट तरीके का बनेगा। अब अगर हम क्या करें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन करें, तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है कि अगर वीक एसिड हमारे बीकर के अंदर है, कंडीशन ए, वीक एसिड अगर हमारे बीकर के अंदर है और स्ट्रॉन्ग बेस हम उसको अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियली वीक एसिड की जो पीएच होती है स्मॉलर, थोड़ी सी हायर होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वाले कर्व में आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पीएच जो है वो 2 से भी लो से स्टार्ट हो रही है, जबकि वीक एसिड्स होते हैं उनकी पीएच थोड़ी सी हाई होती है, 2 से हाई होती है, 7 नहीं जाएगी, 7 से लोअर ही होगी। अगर आप देखें तो पीएच 3 से स्टार्ट हो रही है, 5 से स्टार्ट हो रही है, एंड इन वेरी हाई केस के पीएच हमारी 8 से भी अबव है, ठीक है, दैट इज वेरी 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 वीक एसिड अगर हमारे पास कोई है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, कर्व हमारा
थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो रहा है, थोड़ी सी हाई पीएच से, pH 3 से pK 4 की रिस्पेक्ट से अगर आप देखें, जिसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 4 है, ये हमारे पास एक वीक एसिड है। सेकंड pK 7 है, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 7 है। थर्ड वन जो है हमारा pK 10 है, उसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, नेगेटिव लॉग लेंगे तो आप इसका Ka वैल्यू निकाल सकते हैं। pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ द Ka, सो pK इज इक्वल टू 10, तो 10 का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Ka की वैल्यू आ जाएगी। सो जितनी pKa की वैल्यू कम होगी उतना ही हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लाइक अगर हम वीक एसिड में कहें कि इनको कंपेयर करें, विच वन इज मोर वीकर एज कंपेयर टू अदर वन, सो जो pKa 10 वाला एसिड है वो हमारे पास सबसे वीक एसिड है। pKa 7 वाला हमारे पास उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, pKa 10 से स्ट्रॉन्ग है, एंड pKa 4 से वीक है। एंड pKa 4 वाला जो है इन सब में, इन तीनों में कंपैरिजन के तौर पे वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट हम कह रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, वो हमारे पास वीक एसिड है। इसी तरीके से मूव इट, हमारे पास माउस है ना, इसी तरीके से हमारे पास अब सेकंड केस के अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड केस में यहाँ पर हमारे पास क्या है, pKb है, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वीक बेस को टाइट्रेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से। अच्छा, जब हम जो भी वीक होता है, ये बात आपको पता है कि अगर हम क्या करें, वीक एसिड को टाइट्रेट कर रहे होते हैं तो हम बीकर के अंदर क्या लेते हैं, वीक एसिड को हम बीकर में लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस को हम ब्यूरिट में लेंगे। अगर हम वीक बेस को टाइट्रेट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर हम स्ट्रॉन्ग वीक बेस को सॉल्यूशन के अंदर लेंगे, बीकर के अंदर लेंगे वीक बेस को, और हम उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको हम नॉर्मली ब्यूरिट के अंदर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे या स्ट्रॉन्ग बेसिस हों वो कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं। जो वीक एसिड और वीक बेसिस हैं वो कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करते, तो हम जब टाइट्रेशन करवा रहे होते हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को ही हम ऐड कर रहे होते हैं। तो अगर हमने वीक बेस को टाइट्रेट करवाना है तो वीक बेस को टाइट्रेट के साथ करवा सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर रहे हैं वीक बेस के अंदर। तो वीक बेस की भी पीएच हमारी बहुत हाई नहीं होती, 12 से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि लोअर से स्टार्ट होती है। अगेन ये डिपेंड करेगा कि हमारी वीक बेस कितनी वीक है। हमारे पास क्या है, pKb 4 है, वीक बेस बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। pKb 7 है, pKb 10 है। तो जो 4 है ये सबसे वीक बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका pKb 10 है वो सबसे हमारे पास क्या है, वो सबसे वीक बेस है। अब इसकी रिस्पेक्ट से ये डिपेंड कर रहा है इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। अच्छा, pKa एंड pKb हम नॉर्मल टाइट्रेशन के जरिए से भी मालूम कर सकते हैं। आपको पता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस कर रहा है किसके ऊपर, हमारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम मेजर कर सकते हैं अगर हमें किसी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को मालूम करना है। हमने टाइट्रेट करवाया और हमने उसका इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास, हमने ग्राफ बनाया, लाइक pK 4 का आप ग्राफ देखें तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया सामने। इस ग्राफ के अंदर जो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट है, यू कैन सी इट, इट इज एट pH एट वॉल्यूम एडेड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 10 ml के ऊपर इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो pH होती है वो pKa के इक्वल होती है। सो इक्विवेलेंस पॉइंट अगर pH 10 पे है तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर pH क्या वो कितने वॉल्यूम के ऊपर है, वो वॉल्यूम 5 के ऊपर है। 5 ml के ऊपर pH की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो क्या है, 4 है। सो दैट इज व्हाई इट इज इट्स pKa is 4।
इसी तरीके से बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ HCl जो ऐड किया गया है वो 10 ml है। ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। इस इक्विवेलेंस पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। इस 10 का हाफ क्या हुआ, इस 10 का हाफ हो गया 5 ml के ऊपर जो pKb की वैल्यू है, इस वक्त 5 ml के ऊपर जो pH की वैल्यू आ रही है वो क्या है 4। तो ये क्या है, इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं यूजिंग pH इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मीटिंग इसी तरीके से हम टाइट्रेशन कर्व बना सकते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के रिस्पेक्ट से, वीक एसिड या वीक बेस के रिस्पेक्ट से, और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिस्पेक्ट से। टाइट्रेशन इन्हीं 3 तरीकों से हो सकती है, क्योंकि टाइट्रेशन का जो हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म है उसमें होना क्या चाहिए कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए। सो वीक एसिड और वीक बेस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस के अंदर हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा होता है। तो वीक एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन हम फॉलो नहीं कर रहे होते, चाहे हम pH इलेक्ट्रोड ही इस्तेमाल करें। तो टाइट्रेशन हमेशा अगर एक वीक है तो दूसरे को लाजमी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हमारे पास टाइट्रेशन पॉसिबली हो सके। ठीक है, तो ये पॉसिबल टाइट्रेशन कर्व हैं, इनको हमें बनाना आना चाहिए। एंड ठीक है, तो ये हमारे टाइट्रेशन कर्व हैं। जिसमें से पहला टाइट्रेशन कर्व क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है। जब हमारे पास बीकर में स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ एसिड हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सेकंड कर्व हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर रहे हैं। थर्ड केस हमारे पास क्या है, हम इसके अंदर अगेन ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एसिड ही ऐड कर रहे हैं। ये चारों कर्व हमारे पास क्या है, हमारे ब्यूरिट के अंदर एसिड है और बीकर के अंदर हमारे पास क्या है, हम बेस मौजूद है। अब वो बेस स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो बेस हमारे पास वीक हो सकती है थोड़ी सी, और ऐसी कंडीशन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड भी हमारे पास क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। तो अगर एसिड वीक होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। सो एडिशन ऑफ द एसिड के अंदर हमारे पास 4 केसेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, या सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, बेस वीक भी हो सकती है। लेकिन अगर वीक एसिड है तो बेस हमेशा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये हमारे 4 केसेस हैं। फर्स्ट केस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, this one. Second case strong acid strong base. Third case weak acid strong base.
और फोर्थ केस में हमारे पास क्या आ रहा है, वीक एसिड है और वीक बेस है। ये फोर्थ केस टाइट्रेशन हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटरमाइन करना हमारे लिए इतना इजी या फिजिबल नहीं होता। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। किसी को कोई सवाल नहीं पूछना, टाइट्रेशन कर्व क्लियर है, आपकी बना सकते हैं कोई भी टाइट्रेशन कर्व।